Hello everyone. Welcome back to your VN Sir. I am your VN Sir and I am back again with yet another video. आप सब में से बहुत सारे बच्चों ने ऐसा रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहीं पर अपने क्लास 9 के चैप्टर्स को पढ़ाना चाहिए और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था उनके नोट्स को भी शेयर करना चाहिए। तो ये वीडियो है पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर दैट इज शेपिंग ऑफ द अर्थ्स सरफेस और इसी के साथ आपको मिलने वाले हैं इसी लेक्चर के नोट्स। बताऊंगा कैसे बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, बट आइए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और पढ़ते हैं हमारे इस ईजी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द डायनेमिक अर्थ के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उन सबको आज हम समझने वाले हैं। 50% समझेंगे ऑफ कोर्स क्योंकि ये पार्ट 1 है। कोशिश करेंगे सबको बहुत इजी तरीके से समझें और थोड़ी बहुत जो आर्ट्स ऑफ स्टडिंग है उनको सीखें डेफिनेटली, और सोशल साइंस को कैसे इजी बनाना है और ग्रैस्प करना है उसको समझ लें। राइट, तो आज हम कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ को समझने वाले हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस दोनों कौन से हैं उनको हम अर्थ के समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत बहुत क्रूशियल रहने वाली हैं। अर्थ के इनर को आउटर को पूरी तरह समझेंगे। तो फटाफट से बिना किसी टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को जो कि बहुत क्रूशियल रहने वाला है। राइट, सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। बहुत बेसिक चैप्टर है जो अर्थ के हमें अलग अलग प्रोसेसेस को समझाता है जो अर्थ में एक्सटर्नली और इंटरनली होते हैं, जिससे अर्थ शेप लेती है अपनी पूरी तरह। क्या क्या वो प्रोसेसेस हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। सो द अर्थ इज अ डायनेमिक प्लैनेट। डायनेमिक यानी कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए दिन होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स। राइट, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से चेंजेस होते रहते हैं। राइट, शेप्ड बाय द फोर्सेस विद इन एंड ऑन इट्स सरफेस। सो दो टाइप की चीजें हमें याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखेंगे हम कि भाई जो चेंजेस हैं, अभी हम यहाँ पे रखेंगे इसको, थोड़ा सा हम इसको थिक करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। जो चेंजेस हैं अर्थ पे, चेंजेस ऑन द अर्थ दो चीजों की वजह से होते हैं। क्या हैं वो दो चीजें? दो तरीके के फैक्टर्स हैं। एक तो हमारे हैं भाई इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स या फोर्सेस हो गए एक तो हमारे, और दूसरे हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स या फोर्सेस, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स या फोर्सेस भी हमारे हैं जो कि बहुत क्रूशियल हैं। इनको डिटेल में भी आगे समझेंगे कौन से हैं, बट इतना हमें याद रखना है। राइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, वो शेप होता रहता है द लिथोस्फेयर, यानी कि जो अर्थ का लैंड है हमारा, लिथोस्फेयर इज द लैंड, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, इज डिवाइडेड इनटू लार्ज मूविंग प्लेट्स। उसमें बहुत सारी, उसके अंदर बहुत सारी लार्ज मूविंग प्लेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं भाई? टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं उनको हम। ठीक है, और उनके इंटरैक्शन की वजह से काफ़ी सारे इंटरैक्शन होते हैं। उन प्लेट्स के टाइप्स भी होते हैं, कैसे वो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्मिंग होती हैं, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। बट ये जानना हमें ज़रूरी है कि अर्थ के इंटरनल प्रोसेसेस, जिसमें से एक है मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, उसकी वजह से अर्थ शेप होती है। क्या क्या होता है भाई? उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, उसकी वजह से वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, और फॉर्मेशन होता है ऑफ माउंटेन्स एंड ओशन बेसिन्स। ये सब हमारे मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स से होता है, जो कि एक इंटरनल फैक्टर है, एक इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ है। राइट, और साथ ही साथ अर्थ का जो इंटीरियर, जिसके अंदर क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर आता है, ये ड्राइव करता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स को थ्रू मैंटल कन्वेक्शन। तो हमने क्या पढ़ा भाई? यहां पर हमने पढ़ लिया कि बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस क्या है, हमने क्या याद करा? वो है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स या मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इनकी वजह से वो मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद करना है। अब एक्सटर्नली क्या चीजें चल रही हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक वेदरिंग विच इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स, इरोजन हो गया, रिवर्स, वेव्स, विंड्स, ग्लेशियर्स की कॉन्टिन्यूसली रीशेप करना लैंडस्केप को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इंटरप्ले ऑल्सो गिव्स राइजेस टू नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। अर्थक्वेक तो इंटरनल की वजह से भी होता है, और साथ ही साथ लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं, एवलांचेस आ जाते हैं, GLOFs आ जाते हैं, जानेंगे ये क्या है लास्ट में, है ना, और डस्ट स्टॉर्म्स भी आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या देखा? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जैसे एग्जाम्पल करके लिखेंगे हम यहाँ पे, वेदरिंग। वेदरिंग हो गया भाई, ठीक है, जो भी अलग अलग प्रोसेसेस से होती है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स कैसे होता है, ये भी 3 टाइप्स की होती है। बायोलॉजिकल, केमिकल कैसे होती है, ये भी हम आगे समझेंगे। साथ ही साथ और हमारे पास क्या है यहाँ पर? ठीक है जी, और हमारे पास है विंड, वेव्स, रिवर्स, इरोजन। साथ ही साथ विंड्स हो गया, वेव्स आ गई। अगर हम रिवर्स की बात करें, ठीक है, एक ही इसके जैसा और एक प्रोसेस है, दैट इज नोन एज इरोजन।
तो ये सब चीजें जिनकी वजह से जो अर्थ है वो चेंज होता है और अर्थ अपनी शेप को लेता है, जो कि चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम। राइट आपने सुना होगा XYZ जगह पर अर्थक्वेक आ गया, क्यों आता है? मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आता है। क्या समझेंगे उसको हम आगे। राइट आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट को ही एज एन इंटरनल फोर्स सबसे पहले समझ लेते हैं। सो प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन्स हाउ अर्थ सरफेस कॉन्स्टेंटली चेंजेस। अर्थ का जो सरफेस है वो कैसे कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है, वेर इन द लार्ज पीसेस और पीसेस ऑफ अर्थ आउटर लेयर कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थीनोस्फेयर। वो एस्थीनोस्फेयर वो जो अंदर का पार्ट है उसमें मूव करते रहते हैं। सो बेसिकली ऐसे अर्थ है, मान लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ करके बताते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है। राइट ये हमारी अर्थ है, इसका एक इंटरनल पोर्शन है, इसका एक इंटरनल पोर्शन है जिसके अंदर क्या है, उस इंटरनल पोर्शन के अंदर हमारे पास है हमारी व्हाट वी कॉल एज प्लेट्स। ठीक है, कुछ प्लेट्स हैं। अब वो प्लेट्स मूव करती रहती है। मान के चलते हैं ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। तीन तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। पहला तो होता है कि या तो ये प्लेट्स आपस में साथ आ रही हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कि प्लेट्स यहाँ पर कन्वर्ज कर रही हैं। एक मूवमेंट होता है ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसमें वो डाइवर्ज हो रही होती हैं, उसको डाइवर्जेंट प्लेट्स बोलते हैं। एक होता है एक दूसरे से टकरा गई हैं, ठीक है, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और माउंटेन्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये इंटरनल प्रोसेसेस का पार्ट है। अगर आप इस डायग्राम में भी यहाँ पर देखोगे, एक होती है हमारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट, डाइवर्ज करना, एक दूसरे से दूर जाना, कन्वर्ज करना, एक दूसरे के पास आना, ठीक है जी, और ट्रांसफॉर्म करना, एक दूसरे से टकरा के कोई चेंज ऐसा ले आना जो ट्रांसफॉर्मेटरी हो। और ये सब कहां पर हो रहा होता है? एथीनोस्फेयर के ऊपर, यहां पर एकदम जैसे यहां पर एथीनोस्फेयर है उसके ऊपर ये प्लेट स्ट्रक्चर्ड है और वहां पर ये हो रहा होता है। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो उन्होंने यहाँ पर एथीनोस्फेयर हमें दिया, मैंटल के एकदम ऊपर यहाँ पर एथीनोस्फेयर लोकेटेड है हमारा, और यहाँ पे अलग अलग चीजें हो रही हैं। अगर तो भाई वो लिथोस्फेयर एक साथ आके टकरा रहा है, राइट, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे मैंटल है, ठीक है जी, ऊपर वाले क्रस्ट को हम, क्रस्ट से एकदम नीचे यहाँ पर प्लेट है, ठीक है, क्रस्ट जो कि हमारा लैंड है, क्रस्ट, मैंटल और कोर अभी हम पढ़ेंगे। बट इसकी भी ना कुछ थ्योरीज रही हैं हमेशा से। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को अगर हम समझने की कोशिश करें, सो एक होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि हमें दी थी ऑफ कोर्स वेगनर ने दी थी। राइट इसने बोला था ऑल कॉन्टिनेंट्स वर वंस ऑल जॉइंड, ये एक साथ जुड़ी हुई थी, वो एक सिंगल लैंड मास थे कॉल्ड दी पेंजिया, पेंजिया पेंगिया कुछ भी बोल सकते हो। लेटर ड्रिफ्टेड अपार्ट, वो टूट गई। पहले वो एक ही पार्ट थी, देन वो ड्रिफ्ट अपार्ट होके अभी जो हमारे पास प्रेजेंट डे एशिया है, साउथ अफ्रीका है, ये सब बन गए। राइट एविडेंस इसका है कि मैचिंग कोस्टलाइंस हो गई, अभी भी मैचिंग कोस्टलाइंस हैं, फॉसिल्स हैं, रॉक्स हैं, ठीक है। सी तो हमारा कॉमन ही है, तो पहले जुड़े हुए थे, अब टूट के अलग हो गए, ऐसा बोला गया। राइट लिमिटेशन है भाई इसमें ना कोई भी मैकेनिज्म्स नहीं है जिसने मूवमेंट को एक्सप्लेन किया। तो अभी ये थ्योरी सच नहीं है पूरी तरह, बट हम इसको बहुत ही प्लॉसिबल थ्योरी मानते हैं। किसकी थ्योरी थी, क्या नाम था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसने दी थी? हमारे को दी थी ये एल्फ्रेड वेंगर ने, ठीक है, एल्फ्रेड वेगनर बोल सकते हैं, एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो हमें हैरी हेस और रॉबर्ट एस डाइट्स ने दी थी। वो क्या थी? न्यू ओशनिक क्रस्ट जो है फॉर्म्स एट मिड ओशन रिजेस ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। तो उन्होंने बोला था वोल्केनिक एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से सारी चीजें फॉर्म हुई हैं। जो न्यू ओशनिक क्रस्ट है, क्रस्ट जो ओशन के नीचे अवेलेबल है, जो मिड रेंज ओशन है, वो ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी फॉर्म हुआ है। राइट जो मैग्मा है वो राइज करता है, ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाता है। मैग्मा जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उसमें से जो मैग्मा आता है वो राइज करता है, सॉलिडिफाई होकर पुश करता है ओल्डर क्रस्ट को अवे, जो नया वाला फॉर्म होता है, कॉजिंग द सी फ्लोर टू स्प्रेड। तो इन्होंने बोला सी फ्लोर स्प्रेड हुआ है, तभी हम इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बोलते हैं। तो दो थ्योरीज हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरी है सी फ्लोर थ्योरी। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस है मैग्नेटिक स्प्लिटिंग और स्ट्रिपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, ये इन्होंने बोला है कि ये हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला, हमें दो थ्योरीज दी हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने हमें दो थ्योरीज दी हैं, इसका हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे। दो थ्योरीज इन्होंने हमें दी है, कौन सी दी है? एक तो है भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन सी है भाई हमारी? पहली तो है हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, जो हमें वेगनर ने दी है। और दूसरी जो है हमारी वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये हमें किसने दी है? हेस एंड डाइट्स ने दी है। फिर से एक बार देख लेंगे किस किस ने दिया हमें। ये हेस ने दिया, हैरी हेस, और डाइट्स ने दी है। तो ये हमें दी है हेस एंड डाइट्स ने।
राइट। कैसे क्या समझाया उन्होंने इसमें, इस वाली में उन्होंने बोला है, थोड़ा इसका कलर चेंज करते हैं, हाँ इस वाली में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में उन्होंने हमें बोला है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है जी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसमें हमें बोला गया है कि भाई सारी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक ही लैंड मास का पार्ट था जिसको पेंजिया बोलते हैं, और वो ड्यू टू अर्थक्वेक्स और अदर मूवमेंट सेपरेट होकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ है, बट इसका हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो इतना ज्यादा मूवमेंट कैसे हुआ है। दूसरी बात कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला है वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो सी फ्लोर होता है, यानी कि सी के नीचे का फ्लोर, वो रिन्यू होता रहता है और नया फ्लोर बनता रहता है, जिससे जो पुराना फ्लोर है वो स्प्रेड आउट हो जाता है और चीजें डिवाइड हो जाती हैं। तो ये दो थ्योरीज हैं, आपको बस इन दोनों का नाम याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से। तो एक हमारी हेस एंड डाइड्स की थ्योरी है और दूसरी हमारी वेगनर की थ्योरी है, ये हमें याद रखनी है। फिर कन्वेंशन करंट्स थ्योरी भी है, एक लास्ट हमारी जो थ्योरी है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट जानना जरूरी है। कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या बोलती है हमें, वो बोलती है हीट फ्रॉम द अर्थ कोर, अर्थ के कोर से जो हीट आई है उसने क्रिएट किया है कन्वेक्शन करंट्स को इन द मैंटल। जो हॉट मटेरियल है वो राइज कर गया है, कूलर मटेरियल सिंक कर गया, फिर से मूवमेंट हुई है इस वजह से, ठीक है। मोशन ने पुश कर दिया, पुल कर दिया टेक्टोनिक प्लेट्स को अलग अलग जगहों पर, इसीलिए अर्थ के जो सर्फेसेस हैं वो चेंज होते रहे, ठीक है। तो तीसरी थ्योरी कौन सी है हमारी, वहीं पे लिख लेंगे, कन्वेक्शन करंट्स थ्योरी। कन्वेक्शन करंट्स थ्योरी कि ड्यू टू व्हाट, अर्थ के कोर से जो हीट आई है, अर्थ के कोर के हीट से, कोर की हीट ने कन्वेक्शन क्रिएट करी है, जो कि स्टिल एक साइंटिफिक प्रोसेस है, करंट्स क्रिएट करे हैं इन द मैंटल, वो जो ऊपर का पार्ट है उसकी वजह से जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसमें पुश एंड पुल हमें देखने को मिला है। और मॉडर्न टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी क्या बताती है, मॉडर्न टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी यही बताती है, इट कंबाइन ऑल द अबव आइडियाज जो मैंने आपको सबसे पहले समझाई थी, राइट। ऑल दी अबव आइडियाज को कंबाइन करके हमारी कौन सी थ्योरी बनती है, कन्वेक्शन, सॉरी हमारी मॉडर्न प्लेट थ्योरी। और वो मॉडर्न प्लेट थ्योरी क्या बोलती है हमें, मॉडर्न प्लेट थ्योरी भाई बोलती है हमें कंबाइन कर दो ऑल अबव आइडियाज को और डिस्क्राइब करो थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज को, डाइवर्जेंट जब प्लेट्स मूव अपार्ट करती हैं, कन्वर्जेंट जब वो कोलाइड करती हैं, और ट्रांसफॉर्म जब वो एक साथ पास कर जाती हैं एक दूसरे को। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स अर्थक्वेक्स, जब टकराएंगी तो अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, माउंटेन फॉर्मेशन होगी ऑफ कोर्स जब टकरा के बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और ओशन ट्रेंच फॉर्मेशन भी इसी से होगी। तो हमने याद कौन सी करनी है भाई, हमने याद तीसरी वाली करनी है और चौथी वाली करनी है, विच इज मॉडर्न टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। मैंने यहाँ पर भी आपको उसका डायग्राम दे दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसमें तीन प्रोसेसेस होते हैं जो कि मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। कौन से, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्मेटरी। तभी मैंने इसी पे आपको सबसे पहले बोला था इस पे ध्यान देने के लिए, राइट। अब बिना किसी टाइम को वेस्ट करे फटाफट से आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, उसके पास एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें पहले क्रस्ट आता है, सबसे अंदर सबसे बाहर क्रस्ट आता है, देखो सबसे बाहर क्रस्ट आता है जो कि लैंड है जिसके ऊपर हम रहते हैं। क्रस्ट इज द सॉलिड लेयर कवरिंग ऑफ द अर्थ, एवरेज थिकनेस इसकी 5 to 40 किलोमीटर, अगर 40 किलोमीटर तक आपने डिग किया तो शायद दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाए, विच इज द मैंटल। और फिर होता है हमारा आउटर कोर, और फिर सबसे अंदर होता है इनर कोर। ये चार आपको याद रखने हैं, कौन से, सबसे पहला क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे ही एकदम आता है मैंटल, फिर आता है कोर। कोर में भी दो हैं, एक तो इनर कोर है जो सबसे अंदर वाला हो गया, और उसके ऊपर एकदम आउटर कोर बना हुआ है। ये डायग्राम एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है बॉस, एकदम एज इट इज ड्रॉ करने को एग्जाम में बोल देते हैं डायग्राम, तो याद रखना है। अब अगर हम क्रस्ट के फटाफट से उसको कवर कर लें, क्रस्ट के फटाफट क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज मेड अप ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ रॉक से बना है, ये थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स हैं, थिनर अंडर द ओशंस है। ओशंस के अंदर का जो क्रस्ट है वो काफी थिन है, बट जो कॉन्टिनेंट्स का है वो काफी थिक है, ठीक है। 40 किलोमीटर तक डिग करना पड़ेगा अगर मैंटल तक पहुंचना है, बट हो सकता है ओशंस में कम डिग करना पड़े, बट ओशन के नीचे तक भी तो जाना पड़ेगा ना बॉस, दैट विल ऑल्सो बी अ डिफिकल्टी ऑल टुगेदर, ठीक है नहीं, ठीक है जी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल है, ये सस्टेन करता है लाइफ को, इंक्लूड्स कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड, सी फ्लोर जिसमें हम रहते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम मैंटल बाय क्या, मोहोरोविशियो, मोहोरोविचियो या मोहोरोविशियो डिसकॉन्टिन्यूटी। मैंटल और इसकी सेपरेशन किससे होती है, मोहोरोविकियो या मोहोरोविशियो या मोहोरोविचियो डिसकॉन्टिन्यूटी, विच वाज नेम्ड आफ्टर द जियोलॉजिस्ट अंद्रिजा मोहोरोविक, ठीक है, मोहोरोविसिक, ठीक है जी, मोहोरोविसिक, ऑल राइट। सो ये याद रखना है आपको, एंड्रिजा मोहोरोविसिक। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन की भाई दिक्कत हो सकती है कभी कभी, तो याद रखना, डजंट मैटर एट ऑल, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, स्पेलिंग याद रखनी है हमें, मोहोरोविसिक,
है ना, अंद्रिजा मोहोरोविसिक का नाम आपको याद रखना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंटल और क्रस्ट को सेपरेट करने वाली लाइन है, जिसको हम बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं उसको, जिसको हम बोलते हैं मोहोरोविसियो डिसकॉन्टिन्यूटी, राइट। ये हमने समझ लिया। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, आ जाओ समअप करते हैं फटाफट से। हमने पढ़ी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में 4 थ्योरीज हमने रीड करी। कौन सी करी, 1 2 3 4। एक हमने करी है डाइवर्जेंट, अब हमारी जो डाइवर्जेंट प्लेट थ्योरी थी सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी, ठीक है जी, कौन सी पढ़ी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें डाइवर्ज करके सारी चीजें बनी थी। तो सबसे पहले हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फिर हमारी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जस्ट अ सेकेंड, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शन थ्योरी, कन्वेक्शन ड्यू टू हीट वाली जो थ्योरी है हमारी, एंड देन हमारी मॉडर्न थ्योरी थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है वो मॉडर्न थ्योरी याद रखनी है भाई। ये फ्लो चार्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पेपर में इसी से इजीली आपको याद हो जाता है, जिसमें वो बोलते हैं कि 3 टाइप्स की प्लेट्स हैं। कौन सी हैं, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, और फिर कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेटरी है, ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये वाला जो आपको फ्लो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। फिर हम अर्थ का इनर पार्ट पढ़ रहे हैं, अर्थ का इनर जो है उसके भी यहीं पर नोट्स बना देते हैं छोटे से। सबसे पहले हमने पढ़ा है क्रस्ट है, फिर मैंटल है, और फिर कोर है। इनकी जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, इनके बीच की जो लेयर है वो किसने दी थी, अंद्रिजा मोहोरोविक, अंद्रिजा विसिक ने दी थी, ठीक है। मोहोरोविसिक या मोहोरोविवेक आप कुछ भी याद रख सकते हो। इसमें इन्होंने डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया, ठीक है जी, डन है जी। ये समझ आ गया हमें, बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए भाई, काफी इंपॉर्टेंट। आ जाओ जी, मेंटल और कोर फटाफट से खत्म करते हैं। हमने क्रस्ट तो पढ़ लिया था, तो इसके अंदर इन्होंने सिंपल बताया हुआ है, मेंटल जो है वो लाई बिटवीन क्रस्ट एंड कोर करता है, ठीक है। क्रस्ट एंड कोर का जो मिडिल वाला पार्ट है वो मेंटल है। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में मैंने डायग्राम दे रखा है, राइट। एवरेज थिकनेस इसकी बहुत ज्यादा थिकनेस है भाई, 2900 किलोमीटर की थिकनेस है। उसकी तो भाई 40 थी नियरली, सॉरी मैंने 1000 लिख दिया यहाँ पे, हाँ उसकी तो भाई 40 थी, इसकी तो 40 थी, क्रस्ट की तो 40 थी, इसकी बहुत ज़्यादा है, ये याद रखना है। 2900 है इसकी। डेंसिटी इंक्रीजेज विद डेप्थ, इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। इट इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर मेंटल। इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बड़े हो जाओगे तब पढ़ लेना, ठीक है जी। कोर की बात करें तो इनर मोस्ट शेल है ये, कोर 3500 किलोमीटर तक का थिक है, डेंसेस्ट लेयर है ये, मेड अप ऑफ मेटल्स, इसमें बहुत सारे मेटल्स हैं, कॉल्ड द मेटालिक कोर, इसको मेटालिक कोर बोलते हैं। डिवाइडेड इनटू आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। आउटर कोर के अंदर मेनली कंपोज ऑफ आयरन है, आउटर कोर याद रखना है, लिक्विड स्टेट में होता है। इट इज, एंड जो इनर कोर है वो कंपोज ऑफ निकल एंड आयरन है। तो ये आयरन, ये निकल एंड आयरन बिहेव्स लाइक सॉलिड ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर फ्रॉम द आउटर शेल, से बहुत एक्साइट प्रेशर आता है। तो हमने क्या पढ़ा, कोर की 2 लेयर्स याद कर लो भाई, कोर की 2 लेयर्स यहां पे मैं छोटा सा बना देता हूं फ्लो चार्ट। इनर लेयर है, आउटर लेयर है। आउटर कोर के अंदर आयरन है सिर्फ और सिर्फ, बट इनर के अंदर आयरन प्लस निकल है। तू निकल, मैं क्यों निकलूं वो वाला निकल है, ठीक है, वो वाला निकल नहीं है भाई, निकल वाला निकल नहीं है, बट निकल वाला निकल है, तो याद रखना है, ठीक है जी। तो ये कोर था। ऑल्सो टेम्परेचर एंड डेंसिटी की बात करें तो एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर, डेंसिटी ऑफ द लेयर्स इंक्रीज होती है। हमने पढ़ा भाई डेंसिटी कैसे है, डेंसिटी ऐसे है कि कोर की डेंसिटी ज़्यादा है मैंटल से, और उससे भी ज़्यादा डेंसिटी, मतलब मैंटल की डेंसिटी ज़्यादा है क्रस्ट से, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी हो गई, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये ना कभी कभार एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी पूछ लेते हैं, ऐसा दे देंगे अजीब अजीब से, ये क्रोकोडाइल के मुंह खुले हुए इधर उधर बना के, और पूछेंगे बताओ ABCD में से क्या आंसर है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी वाइज मैक्सिमम डेंसिटी कोर की होती है।
राइट। अब डेंसिटी क्या होता है वो कमेंट करके बता देना। इजी है, साइंस का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो ना। ज़्यादा डेंस है यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ हमारे जो एटम्स पार्टिकल्स वो सब ज़्यादा नंबर के हैं, ठीक है। मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है बट हाँ यही चीज़ है। टेम्परेचर राइज करता है एट द रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 32 मीटर्स बिलो द सर्फेस। तो भाई याद रखना एवरी 32 मीटर्स, जैसे जैसे आप एवरी 32 मीटर्स जा रहे हो 1 डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस होता जा रहा है। तो एवरी 32 मीटर्स मतलब भाई बहुत गर्म है हमारा कोर। ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर रॉक्स एंड मेटल्स इन द इनर कोर वुड मेल्ट एंड दे कुड बिहेव एज सॉलिड ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर। तो वो सॉलिड बने रहते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर बट वो हीट से मेल्ट भी होते हैं। जैसे डोमिनोज का चोको लावा केक होता है ना, उसको तुम ऐसे स्कूप आउट करो तो ऐसे वो चॉकलेट पूरी बिखर जाती है, लेट जाती है ना, वैसा ही कुछ अर्थ का भी कोर है ना। मजा आता है ना वो खाने में, बट अर्थ का कोर बहुत गर्म है भाई, वो खाना नहीं है। ठीक है जी। अब एक्सटर्नल प्रेशर्स पर आते हैं, एक्सटर्नल वाले पार्ट पर आ जाते हैं, वेदरिंग पे। सो एक्सटर्नल प्रोसेसेस आर नेचुरल प्रोसेसेस दैट टेक place gradually on the earth's surface, take place करते हैं on the earth's surface. They indulge weathering, erosion, mass movements. Weathering is the process by which rocks exposed on the surface get broken into smaller pieces in situ, that is in the same place. तो मतलब ये रॉक है, इसके ऊपर हवा आ रही है, पानी आ रहा है, केमिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये टूट टूट के बिखरता जा रहा है। तो ये इसका टूट टूट के बिखरना इज वेदरिंग। इसी को हम वेदरिंग बोलते हैं कि ये वेदर हो रहा है, बोलते हैं ना इंग्लिश में वेदर, ठीक है। तो ये वेदरिंग हो रही है इसकी, टूट टूट के बिखरे जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। क्यों होता है? चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। बहुत टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी चीज़ पे चेंज कर डालोगे, ऑल्दो वो एक सॉलिड भी है, स्टिल उसमें चेंजेस जरूर आएंगे, राइट। कॉन्टिन्यूस हीटिंग एंड कूलिंग उसको मिलती रहेगी तो वो टूट जाएगा एक टाइम पर। साथ ही साथ एक्शन ऑफ वाटर कहीं पे बार बार गिरता रहेगा तो वो क्रैक होगा। अगर वाटर फ्रीज होके फिर मेल्ट हो गया, फिर से क्रैक्स आने के चांसेस है, एक्सपैंड कर देगा उसको, वाइड करेगा क्रैक्स को। तो वाटर भी अगर कहीं पर आता है तो पहला तो हो गया टेम्परेचर, अगर बार बार टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रीम हीट है तो भी टूट सकता है, एक्सट्रीम वो है तो भी, एक्सट्रीम अगर ठंड है तो भी टूट सकता है रॉक, ठीक है जी। दूसरा कौन सा हो गया? एक्शन ऑफ वाटर अगर बहुत गर्म है तो भी वो तोड़ेगा, बहुत ठंडा है तो वो उसको एक्सपैंड करके तोड़ देगा, ठीक है। सैंड लोडेड एयर, अगर बहुत सारी सैंड आ रही है, लाइक सैंड पेपर रॉक सरफेस पे ऐसे हो रहा है, तो वो सैंड भी तोड़ देगी हमारे रॉक को, ठीक है। सो सैंड इन द एयर, सैंड प्लस एयर का कॉम्बिनेशन जो है, जो विंड बनेगी, राइट, फास्ट मूवमेंट ऑफ एयर, जो विंड बनेगी वो भी एक डेडली कॉम्बो है, तोड़ फाड़ कर देगा भाई, तोड़ फाड़, यहाँ पे याद रखो भाई, तोड़ फाड़, है ना जी। तो रूट्स इन द प्लांट्स, कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा एक रॉक के ऊपर कोई प्लांट उग गया है, उसकी रूट्स उसको पूरी तरह जकड़ लेती हैं, राइट, वो भी रॉक को तोड़ देती हैं, उनमें भी इतनी क्षमता, इतनी एनर्जी होती है। सो रूट्स ऑफ द प्लांट्स भी रखेंगे हम, है ना जी। ऑल्सो एनिमल्स एंड ह्यूमंस मैकेनिकल एक्शंस, अगर हमारे से कुछ गिर गया, वो टूट टूट के गिरता रहा, बिखरता रहा, एनिमल से किसी से कुछ गिर गया, पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर गिरा, नीचे आते आते तक वेदरिंग हो जाएगी उसकी अपने आप ही, सपोज आपने धक्का दिया था उसको, ठीक है। तो ये सारी कुछ फैक्टर्स हैं जो वेदरिंग करवाते हैं, फैक्टर्स फॉर वेदरिंग। ये याद रखना है भाई, अलग से 5 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू वेदरिंग। तो ये सब हेडिंग्स हमें याद रखनी है उसके अंदर। तो हमने क्या जाना भाई, यहाँ पर हमने जाना अबाउट वेदरिंग। मैं ना ये एज इट इज पीपीटी आपको दे दूंगा जिसके अंदर मैंने एनोटेशन भी करी हुई है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा बॉस, ठीक है। वेदरिंग इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, जिससे रॉक्स टूटते हैं हमारे, है ना। रॉक्स का प्रोसेस है ब्रेकिंग का, इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। फटाफट से देखेंगे फैक्टर्स को। अगर हम फैक्टर्स को देखें तो कौन से फैक्टर्स हैं भाई, हमारा सबसे पहले टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिर है वाटर, फिर है ह्यूमन और एनिमल एक्शन, राइट, फिर है हमारा डेफिनेटली रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखना है। अब वेदरिंग के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होती है फिजिकल वेदरिंग, ये अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक होती है केमिकल वेदरिंग, और तीसरी होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग।
क्या होती है आओ देखें फटाफट। अच्छा ये एक बहुत ही सुंदर सा इन्होंने चार्ट भी यहाँ पे दे रखा है। एक्सटर्नल प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं, जिससे रॉक्स टूटते हैं। तो आप देखो अगर एक्सट्रीम हीट पड़ रही है तो भी क्रैक्स आ रहे हैं यहाँ पर। फ्रॉस्ट वेजिंग हो रही है, अगर बहुत सारी फ्रॉस्ट यहाँ पे इकट्ठी होती जा रही है उससे भी एक्सपैंड होकर क्रैक्स आ रहे हैं वाटर पे। ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमंस कुछ तोड़ रहे हैं उससे भी आ रहे हैं। बायोलॉजिकल एक्शन, अगर कोई फीसिस है कुछ भी है उससे भी आ रहे हैं, जैसे रूट्स वाला जो एक्शन है रूट से भी झगड़ के आ रहे हैं। देखो रूट एक्शन मैकेनिकल है, केमिकल एसिड भी जनरेट करती हैं रूट्स, उससे भी। एब्रेजन भी हो रही है। एब्रेजन क्या होता है? एब्रेजन होता है जब विंड बहुत ज़्यादा ब्लो करती है, सैंड उस पर घिसड़ती है तो भी बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये अलग अलग क्रैक्स का सिस्टम चली जा रहा है। मतलब बिफोर तो रॉक सॉलिड होता है, बट ये एक्शन ऑफ वेदरिंग से ये इन सिटू अपनी ही जगह पर, अपनी इन सिटू का मतलब होता है अपनी ही जगह पर आकर टूट जाता है। वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ भाई, फिजिकल वेदरिंग, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक विदाउट एनी केमिकल डिस्पोजिशन। जैसे टेम्परेचर चेंज ठीक है हो रहा है तो उससे वो क्या होता है, डे में तो एक्सपैंड कर जाता है, फिर देखो किसी चीज पे हीट डालोगे एक्सपैंड करेगा, हीट हटेगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, टूट गया। क्या हुआ भाई? टूट गया ना, वेदरिंग हो गई, सिंपल। ठीक है, इसको हम एक्सफोलिएशन भी बोलते हैं। कॉमन इन ग्रेनाइट रॉक्स हो जाती है भाई, लूज हो जाते हैं, वो ब्रेक अवे हो जाते हैं। इन कोल्ड लैंड्स वाटर इन द रॉक्स जो जाता है उसके क्रैक में जाके फ्रीज हो जाता है, और फ्रीजिंग से भी एक्सपेंशन होती है, क्रैक्स बड़े होते रहते हैं, रॉक टूट जाता है, और इसको फ्रॉस्ट एक्शन बोलते हैं। तो हमने दो चीजें सीखी, एक तो हमने सीखा एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन ना मुंह पे भी करते हैं, स्किन का भी एक प्रोसेस होता है, लड़कियों को या लड़कों को भी पता होगा आजकल तो, देयर इज नो जेंडर बायस एज सच, सबको पता होगा। एक्सफोलिएट करते हैं ना ऐसे ब्लैक हेड्स हटाने के लिए नोज पे, ऐसे एक्सफोलिएशन, तो उससे वो बाहर आ जाते हैं सारे ब्लैक हेड्स वगैरह, वो यहाँ पे भी होता है। ठीक है फिर हमारा यहाँ पर है फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन कैसे भाई? सिंपल है। अच्छा ये एक्सफोलिएशन वाला प्रोसेस हमने समझा, दिन में हॉट सूरज दादा थे, रात में कोल्ड चंदा मामा आ गए, दादाजी मामा जी आए, तो इससे भाई ये पहले तो एक्सपैंड कर गया, जब दादाजी आए थे तो ये एक्सपैंड कर रहा था, फिर मामा जी आए तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और फिर जब तक मम्मी आई तब तक ये टूट गया, टुट्टू हो गया, टुट्टू हो गया। ठीक है, टूट गया, सिंपल। फिर देख लेते हैं भाई केमिकल वेदरिंग में क्या होता है। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वाटर एयर सर्टेन पोर्शंस ऑफ द रॉक्स डिसॉल्व प्रोड्यूसिंग कैविटीज सिंक होल्स एंड कैवर्न्स। क्या होता है भाई, केमिकल एक्शन चलते जा रहा है, छेद हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उससे भी टूट रहा है रॉक। सॉल्युबल मिनरल्स लाइक रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन डिसॉल्व इन वाटर एंड आर रिमूव्ड। गैप डेवलप्स मेकिंग द रॉक्स टम्बल ड्यू टू देयर ओन वेट। तो क्या होता है, कभी कभार हमारा जो वाटर ऊपर से गिरता है उसमें सॉल्ट के कंटेंट्स हो सकते हैं, रेन से आ रहा है, किसी सी से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, सॉल्ट के कंटेंट्स हो सकते हैं। अब वो सॉल्ट के कंटेंट्स सॉल्युबली जब वाटर के साथ आकर हमारे रॉक को टच करते हैं तो वो उसके पास आ जाते हैं। अब पास आने से उसमें छेद, ग्रेवल्स, ऐसे अलग अलग चीज़ें बनती जाती हैं, उससे केमिकल रिएक्शन होता है और हमारा रॉक टूट जाता है। बायोलॉजिकल सिंपल है, एनिमल्स और प्लांट्स जब ब्रेकअप कर देते हैं ड्यू टू प्रेशर एंड हीट, प्लांट रूट्स जब क्रैक्स लेकर आती हैं एसिडिक जूसेस के साथ। अच्छा याद रखना, जब भी रूट्स वाला प्रोसेस है ना उसमें एसिडिक जूसेस भी हैं। तो उससे भी क्या होता है भाई, हमारा टुट्टू हो जाता है। बरोइंग एनिमल्स लाइक रैबिट्स, रैट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, ये लोग भी तोड़ फाड़ देते हैं चीजों को। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, वेदरिंग। अच्छा रिकैप्चुलेट, वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है विच इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। ये नेचुरली हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी मैनमेड तरीके से। मैनमेड तरीका ऐसा नहीं, नेचुरली ही जब हमसे गलतियां हो तब भी हो सकता है। ठीक है, 3 टाइप्स की होती है वेदरिंग, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल। ठीक है, फिजिकल के अंदर अपनी ही स्टेट में जब हीट आती है, दिन में रात में हीट चली जाती है, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा एक्सफोलिएट होकर रॉक टूट जाता है। केमिकल में अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस ड्यू टू द केमिकल्स दैट आर आइदर प्रेजेंट इन वाटर और डायरेक्टली एक्सपोज टू द रॉक, उससे भी हमारे उसके ऊपर छेद वेद बनना बहुत आसान होता है, तो भी टूट जाता है। बायोलॉजिकल में आपको रूट्स वाला याद रखना है, जब प्लांट कोई ग्रो कर गया है किसके ऊपर, हमारे रॉक के ऊपर, और वो उसकी रूट्स ने जकड़ लिया और एसिडिक जूसेस रिलीज करें, तो भी हमारा रॉक टूट जाता है। दैट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये होते हैं वेदरिंग के प्रोसेसेस। आइए जी इरोजन एंड मास मूवमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, बड़ा इजी है, फट 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 इसको खत्म करेंगे। मेजर पार्ट हम कवर कर चुके हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल का। कलर मिल जा कोई सुंदर सा ग्रीन ले लेते हैं। इरोजन इज द एक्ट ऑफ कैरिंग अवे वेदर्ड पार्टिकल्स। अब जो पार्टिकल्स वेदर हो गए थे ऊपर हमने पढ़े,
उनको कैरी अवे कर देना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके एजेंट्स कौन कौन होते हैं? ये रिवर से कैरी होता है, रेन वाटर से कैरी होता है, ग्लेशियर से, वेव से, विंड से। द रेट ऑफ इरोजन डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल कितनी है, टेम्परेचर कितना है, स्लोप ऑफ लैंड कैसा है, टाइप ऑफ सॉइल कैसा है, वेजिटेशन कैसी है, और लैंड यूज पैटर्न कैसा है। प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन हैव चेंज्ड माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, plains over millions of years, where the great Himalayas, and there were once a deep sea called टिथिस। ठीक है, तो बेसिकली बताता हूँ इसका ना एक बड़ा इजी सा एग्जांपल देता हूँ। आप सबने सुना होगा अरावली हिल्स के बारे में। अरावली हिल्स ना राजस्थान साइड पे सबसे पुराना माउंटेन हिल है, हिल बन गया है वो। तो क्या होता है, पहले तो जब वो ताज़ा ताज़ा यंग फोल्ड होता है तब वो ऐसा होता है, उसके ऊपर इरोजन होती जाती है, तो बेचारा वो थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, फिर और बूढ़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये कुछ सालों दर साल होता है। ये ओल्ड माउंटेन्स हैं, हम हिमालय को यंग फोल्ड बोलते हैं, क्योंकि हिमालय पूरे ऐसे हैं, पूरा ऐसे ऊपर तक है, क्योंकि अभी वो यंग है। धीरे धीरे उनके ऊपर जैसे जैसे वेदरिंग होते होते हमारी इरोजन होगी, तो वो भी ऐसे बेचारे होते जाएंगे। क्या होता है भाई, सिंपल सा इसका एक आइडिया देता हूँ। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम यंग एज में होते हैं, हमारा पोस्चर अपराइट रहता है ना। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारा पोस्चर ऐसे 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 झुकता जाता है, वी टेंड टू स्टूप अ बिट। सिमिलर आपके माउंटेन्स का भी हाल है ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन, याद रखना है। मास मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रेविटी पुलिंग मटेरियल डाउनवर्ड, कॉमन इन माउंटेनियस रीजन्स इन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो मास मूवमेंट्स होते हैं काफी बार कॉज्ड बाय ग्रेविटी पुलिंग। ग्रेविटी भी तो पुल कर रही है ना मटेरियल्स को डाउनवर्ड, वो भी तो नीचे खींच रही है। तो इतने साल तक कोई कैसे एक जगह पे खड़ा रहेगा, उससे भी तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा ना, है ना। तो हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर देखो एक बड़ा तगड़ा से इन्होंने बताया, मास मूवमेंट्स एंड इरोजन। मास मूवमेंट में जो ग्रेविटी होती है वो लैंडस्लाइड और रॉकफॉल लाती है। बिकॉज देखो बहुत साफ सी बात है भाई, ग्रेविटी का भी तो अपना एक फोर्स है ना, जो नीचे रॉक्स को खींच के लाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे रीजन्स में लैंडस्लाइड्स होती है। जैसे आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है कि हमारी जो अभी केदारनाथ की यात्रा हो रही है, वहाँ पर लैंडस्लाइड आ गया। कैसे आता है, जब रॉक तो ऊपर था बट ग्रेविटी ने उसे नीचे खींच लिया। और वो सिर्फ नीचे उस रॉक को नहीं खींचता, बहुत सारा गंग अलॉन्ग साइड रॉक्स, बहुत सारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं। तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इरोजन्स के एजेंट कौन से? रेन वाटर की वजह से रेन नीचे ले आए, ग्लेशियर्स नीचे ले आए, वेव्स नीचे ले आए, विंड्स नीचे ले आए। अलग 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 इनकी प्रोबेबिलिटीज भी हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पहले चीज़ें यंग फोल्ड माउंटेन्स होती हैं, वेदरिंग एंड इरोजन हो जाती है, उससे अक्यूमुलेशन ऑफ प्लेन फॉर्मेशन। देखो माउंटेन्स ही प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू क्या, हमारे अलग अलग टाइम टू टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स का ये चेंज होता है। ऑल्सो हिस्टोरिकल ओरिजिन भी है, टिथिस टू हिमालयास। टिथिस क्या, पहले ओशन था, हिमालयाज एक डीप ओशन था, बट धीरे 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 उसके ऊपर माउंटेन्स आते गए, यंग फोल्ड माउंटेन्स, और वो पूरी तरह जाके ओशन बन गया जब वो नीचे चले गए ऐसे। ठीक है, तो ये भी ऐसा हुआ था। ये एक थ्योरी है जो 50 मिलियन ईयर्स अगो हमें बताते हैं हुई थी, मिलियन ईयर्स अगो हुई थी। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, हमने समझा क्या यार, बेसिक सी बात हमने ये समझी है। देखो बहुत ही बेसिक बात है, वेदरिंग। देखो जी क्या समझा हमने, वेदरिंग जो है प्लस जो है इरोजन, प्लस जो है हमारे मास मूवमेंट्स, ये एक साथ आके चेंज लेकर आते हैं इन प्लस अपॉन द अर्थ। और अगर हम इसके कुछ मैकेनिज्म्स को समझने के लिए चेंजेस में एग्जांपल्स लाएं, तो हिमालयाज जो पहले थे वो पहले एक ओशन थे, दैट इज टिथिस। ठीक है जी, ऐसे ही आप अरावली का भी एग्जांपल दे सकते हो। अरावली अब ओल्ड हो चुके हैं, जब वो यंग थे तब उनको हिमालय, मतलब हिमालय तो नहीं बोलते थे, पहले वो यंग थे। ठीक है, तो वो हिल बन गया, अब माउंटेन सबसे क्रिस्प होता है। तो ऐसे ठीक है, टाइप्स क्या है इसके भाई, अलग अलग चीज़ें होने के। लैंडस्लाइड है, वाटर फ्लो हो सकता है, मड फ्लो हो सकता है। वाटर काफ़ी सारे सैंड सिल्ट क्ले को नीचे ले आया, मड फ्लो के अंदर सैचुरेटेड रॉक जो था डेब्रिस के साथ नीचे आ गया, मड के साथ। ड्राई एंड रॉक्स, जो बहुत सारे ड्राई रॉक्स नीचे आ जाते हैं, उसको लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। तो ये सब कुछ चेंजेस हैं जो हमारे होते रहते हैं। अब बात करते हैं डेनोटेशन की।
डेनुडेशन मीन्स मेकिंग न्यूड और बेयर। द 5 एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन, किसी चीज को न्यूड या बेयर कर देना, बिल्कुल उसमें सारी चीजें सपाचट ऊपर से हटा देना, ठीक है। रिवर्स, ट्रांसपोर्ट ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ ब्रोकन रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन्स टू द लो लैंड्स, इरोड लैंड इनटू गॉर्जेस एंड वैलीज। उसको गॉर्जेस एंड वैलीज होता क्या है, देखो माउंटेन के बीच में वैली फॉर्म होती है, अब बहुत सारी चीजें नीचे आती रहती है, नीचे आती रहती है, नीचे आती रहती है, वो इरोड होकर एक एक टाइम पे वैसे प्लेन बन जाती है बिल्कुल ही, क्योंकि उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, उनकी भी वेदरिंग हो रही है नीचे आकर। तो डेनुडेशन होता है टू मेक न्यूड और बेयर, बिल्कुल नीचे लाके सपाट एकदम फ्लैट कर देना उसको। फिर रेन वाटर सीप्स अंडरग्राउंड थ्रू फिशर्स और पोर्स यूज बाय ह्यूमंस थ्रू वेल्स, ठीक है। हम बहुत सारा रेन वाटर निकालते रहते हैं, बाहर लेकर आते रहते हैं, बाहर अंदर होने की वजह से हिली एरियाज में रीअपीयर करता है वो है स्प्रिंग्स, ठीक है, जो हमारा अंदर अंदर से पोर्स के थ्रू वाटर निकल निकल के जाता रहता है। देखो साफ सी बात है, वेल में पानी भर दिया, नीचे कोई ढक्कन थोड़ी लगाएगी, ऐसे वेल में पानी है तो वो कहीं नीचे नहीं सीप होके जाएगा, वो जाता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे पोर्स और फिशर्स क्रिएट होते रहते हैं, उससे भी रॉक्स जो है हमारे जो सॉल्युबल होते हैं वो ब्रेक करते हैं, क्रिएट्स केव्स एंड अदर लैंडस्केप फीचर्स को भी क्रिएट करता है ये। डेनुडेशन में भी वो बेयर हो रहा है एक तरह से, उसमें चेंज आ रहे हैं, तो वो जो वेल के अंदर का पानी है वो नीचे भी चला जाता है बहुत स्पोर्स के साथ। आइस और ग्लेशियर्स, मूविंग ऑफ मास आइस ऑन माउंटेन्स, व्हेन दे मेल्ट अलोंग द एजेस दे गिव बर्थ टू रिवर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स रिवर्स बनती हैं उससे। तो ये अलग अलग चीज़ों की फॉर्मेशन को डेनुडेशन के थ्रू बता रहे हैं कि कैसे हमारे जो वो होते हैं, हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं, जब वो मेल्ट करते हैं, वो ग्लेशियर्स मेल्ट होकर नीचे आते हैं, वो रिवर्स बनते हैं, ये बताया हुआ उन्होंने, जिसमें यू शेप वैलीज बनाते हैं, वी शेप वैलीज बनाते हैं। देखो द प्रोसेस फ्रीज थॉ एक्शन बिगिंस व्हेन द रेन सीप्स इनटू द स्मॉल क्रैक इन अ रॉक, उसके बाद वाटर फ्रीज हो जाता है, उसको एक्सपैंड कर देता है, और एक्सपैंड करने से वो टूट जाता है, तो वाटर एक डेनुडेशन एजेंट है जो डिग्रेड कर रहा है उसको, ठीक है। तो ये डेनुडेशन का एग्जांपल है। सी केव्स भी बनती हैं, कॉजेज इरोजन ऑफ द कोस्ट, डिपॉजिट मटेरियल अलोंग विद द शोर व्हेन दे रिसीड, वर्क कंप्राइजेज ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजिशन। तो सी के पास भी केव्स बन जाती हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ इरोजन दैट इज हैपनिंग ड्यू टू सी वाटर। अब ये ऐसा नहीं है चुटकियों में हो गया, एक दिन में हो गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, राइट। विंड्स होती हैं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेजर्ट्स लाइक थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, क्या ये अपने आप बन गया? नहीं, उस तरफ की विंड ब्लो कर दी थी, इसलिए सारी सैंड उड़ के सालों साल उस तरफ चली गई और वहां जाके डेजर्ट बना दिए। क्या वो सैंड वहीं पर आ गई थी? ऐसा थोड़ी है, उड़कर ही गई है ना, तो वो भी डेनुडेशन की वजह से हुआ है। रोल ऑफ मैन, इनडिस्क्रिमिनेट हमने कटिंग ऑफ ट्रीज कर दिया जिसकी वजह से रूट्स होल्ड नहीं कर पाती हैं, सॉइल को प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। हमने इनडिस्क्रिमिनेट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कर दी हैं, हमने लैंडस्केप्स को चेंज कर दिया है, पेड़ काट दिए हैं, बहुत प्रॉब्लम कर दी है। डर्टी एंड पॉइजनस फैक्ट्री एफ्लुएंस कर दिए हैं, जिससे ये सारे, और डंपिंग ऑफ सिटी वेस्ट कर दिए, जिससे ये सारे जो प्रोसेस हैं जो हमने अभी सीखे, डेनुडेशन का जो हमने प्रोसेस सीखा, जो पहले सालों दर साल में हो जाता था कुछ मिलियन ईयर्स, अब ये और टाइम लेगा। वाई? बिकॉज हमने लैंडस्केप्स को खुद से चेंज कर लिया, वो नेचुरली चेंज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है जी। अब लास्ट टॉपिक आज का है वर्किंग ऑफ रिवर्स या वर्क ऑफ रिवर्स 3 स्टेजेस में। अब 3 कोर्सेज होते हैं एक रिवर के, अपर कोर्स जो माउंटेन से आता है, मिडिल कोर्स जो प्लेन्स में आ जाता है, लोअर कोर्स जो डेल्टा स्टेज पे चले जाता है, फिर सी के अंदर स्लिप करके जाएगा ऑफ कोर्स उसके बाद। अपर कोर्स में क्या होता है भाई? बहुत सिंपल है, स्लोप इज वेरी स्टीप, रिवर रशेज डाउन विद ग्रेट स्पीड, बहुत तेज तेज से आ रही होती है पहाड़ों से नीचे। मेन वर्क इसका होता है इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, ऊपर से सैंड सिल्ट ले लेकर जाती है प्लेन्स की तरफ ताकि वहां पे एग्रीकल्चर हो पाए, सिंपल सी बात है। लैंडफॉर्म्स इसमें गॉर्जेस, वी शेप वैलीज, वाटरफॉल्स और रैपिड्स बनते हैं। रैपिड्स जिसमें रिवर राफ्टिंग करते हैं ना, फॉरवर्ड हेड फॉरवर्ड, वो इसी से बनते हैं। अ नैरो वैली विद स्टीप वॉल्स को गॉर्ज बोलते हैं। वैली मतलब स्टीप वैली के साथ अगर एक नैरो वैली है विद स्टीप वॉल्स तो उसको गॉर्ज बोलते हैं, गॉर्जियस, ठीक है जी। सो वैलीज फॉर्म इन सॉफ्ट रॉक एरियाज, उसको वी शेप वैलीज बोलते हैं। वाटरफॉल्स आपको पता है, जैसे नायग्रा फॉल्स हो गया, विक्टोरिया फॉल्स हो गया, वेनेजुएला फॉल्स हो गया, अलग अलग फॉल्स हैं। रैपिड्स होते हैं रिवर जंप्स ओवर एंड फॉल्स कॉन्टिन्यूसली। सीरीज ऑफ रैपिड्स बहुत सारे कैस्केड्स को बना देते हैं, सीरीज ऑफ रैपिड्स होते हैं तो उससे कैस्केड्स बनते हैं। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लिख सकते हो स्लाइड पॉज करके, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सीरीज ऑफ रैपिड्स होते हैं तो क्या बनते हैं? सीरीज ऑफ रैपिड्स हो तो बनते हैं कैस्केड्स, है ना जी। नॉट यूजफुल फॉर नेविगेशन, नेविगेशन इसमें नहीं हो पाती है, इसकी स्पीड ही बहुत ज़्यादा है बॉस, ठीक है। फिर आता है स्लोप नॉट स्टीप, इज नॉट स्टीप, रिवर स्लो डाउन है, फिट फॉर नेविगेशन एंड इरिगेशन, यहाँ पर इरिगेशन हो पाती है भाई, ऑफ कोर्स सी बात है। मिडिल कोर्स है, प्लेन्स है, यहाँ पर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, डिपॉजिट्स ऑफ अलुवियल सेडिमेंट्स बोथ द साइड्स फॉर्म्स फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स बनते हैं, जैसे हमारा गंगा वैली, गंगा ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे हम एग्रीकल्चर पॉसिबल है बहुत अच्छी तरह। फिर मियांडर्स भी इसी से बनते हैं, बिग लूप्स बन जाते हैं जिसको मियांडर बोलते हैं, जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है,
बीच में यहाँ से लैंड बन गया तो वो ऐसा यू शेप नहीं बन जाता, इसको मियांडर बोलते हैं। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। मैनी टाउन्स ग्रो करते हैं इसी के आसपास, जैसे हुगली रिवर के पास बना हुआ है कोलकाता में। लोअर कोर्स में लास्ट स्टेज होता है बिफोर इट मर्जेस इनटू द सी, स्पीड बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है, डिफिकल्ट टू कैरी सेडिमेंट्स होता है। एंड रिवर बेड जो होता है वो राइज करता है। रिवर डिवाइड्स इनटू मेनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ऊपर से ट्रिब्यूटरीज बनती हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती जाती हैं। इसमें डेल्टास बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा है, जैसे सुंदरबन डेल्टा है हमारा, इंपॉर्टेंट, वेरी फर्टाइल होते हैं भाई, क्योंकि ऊपर से चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो हमने क्या सीखा, देखो बहुत सिंपल है। अपर कोर्स में तो वी शेप्ड वैली बनती है, देखो यहाँ पे वी शेप वैलीज बन रही हैं। रश करता है स्पीड, यहाँ पे गॉर्जेस बन जाते हैं, ठीक है। वॉल्स होती हैं जिन वैलीज में, उनको गॉर्जेस बोलते हैं। रैपिड्स बनते हैं, कैस्केड्स बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। देखो स्लोप जो है यहाँ पे स्टीप है, तभी जो ऊपर से पानी गिर रहा है वो तेज है, ठीक है जी। जैसे नाइग्रा फॉल्स है, वो एग्जाम्पल है वाटरफॉल का, देखो यहाँ पे बन रहा है ना वाटरफॉल। फिर वो प्लेन्स में एंटर करता है, रिवर की तरह ही जेंटल स्लोप हो जाता है, एलुवियल डिपॉजिट्स आ जाते हैं। देखो ये मियांडर्स होते हैं, ये यू शेप जो होते हैं ना। सेटलमेंट्स भी इसी के आसपास बनती हैं, मैंने आपको बताया सेटलमेंट्स हैं। फिर आगे आगे जाते हैं, एलुवियम डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे डेल्टास बन जाते हैं बहुत सारे। डेल्टा इज अ फर्टाइल रीजन विद एलुवियल सॉइल, और ये फिर ओशन या सी में जाके एंड अप करता है, ठीक है जी। अब अगर देखें तो ग्लेशियर वर्सेस माउंटेन ग्लेशियर्स और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो मूव डाउन करते हैं फ्रॉम द माउंटेन टॉप्स अलॉन्ग विद द वैली, मूवमेंट इनका वही होता है कि जिससे पिघल के रिवर नीचे आ रही है उसको माउंटेन ग्लेशियर बोलते हैं, सिंपल। जैसे रिवर गंगा एंड यमुना राइजेस फ्रॉम माउंटेन ग्लेशियर्स, ये माउंटेन ग्लेशियर से आने वाली हमारी रिवर्स हैं, राइट। इनकी जो मूवमेंट होती है ये इरोड करती रहती है वी शेप जो वैलीज हैं इनटू यू शेप वैलीज, ठीक है। इरोड करती रहती है वी शेप वैली को यू शेप वैली में कन्वर्ट। कॉन्टिनेंटल वैलीज होते हैं कंपेरेटिवली बिगर इन साइज होते हैं, in the movement, occupy large areas exceeding thousands of square kilometers. Thick ice sheets covering the entire land surfaces generally occur in polar regions. तो टाइटैनिक जिससे टकराई थी वो ग्लेशियर ही तो था, और वो कौन सा था, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर था, याद रखना, ठीक है, पता होना चाहिए। तो बचा लेना अगली बार, जैक, ठीक है, बचा लेना, ठीक है। तो ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको जानना, ठीक है। यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया, कवर कर लिया इसको। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आज की इस वीडियो में कवर किया है, एक तो हमने फ्लो चार्ट्स बनाना सीखा है। अब कोशिश करना जैसे जैसे मैंने फ्लो चार्ट्स बनाया ना आप भी बनाओ, मैं हर वीडियो में आपको वो फ्लो चार्ट्स बना के दिखाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ फ्लो चार्ट्स बनाना हमने सीख लिया, हमने इसके नोट्स भी फॉर्म कर लिए हैं, हमने ईजिली इसको समझ भी लिया है। तो आपको करना कुछ नहीं है बॉस, आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नीचे कॉमेंट कर देनी है क्या, अपनी ईमेल आईडी, अपनी ईमेल या जीमेल आईडी जो भी आप बोलते हो उसको वो कमेंट कर देना नीचे, ताकि मैं यही एनोटेटेड नोट्स आपको आपकी ईमेल पे भेज दूँ। ईमेल मुझे चाहिए होगी बिकॉज थोड़ा बहुत तो गिव एंड टेक में करना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम इसी चैप्टर के सेकेंड हाफ को करेंगे कवर, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई रियली लव यू गाइज, विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ऑल्सो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा ऐसा नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको पहले चाहिए और आपके UT1 का सिलेबस क्या है, ताकि मैं उसको फटाफट कवर कर दूं। ये था क्लास 9, हम 10 का कंटेंट भी जल्दी ही लाएंगे। इट इज योर वीएन सर, आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।